नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सर्जिकल स्ट्राइक अब बीजेपी की अंदर की जद में पहुंच चुकी है। यानी कुछ विधायक जो उनके खैर ख्वाह थे वो अब आ गए हैं आला कमान के रडार पर। और साथ ही बात करेंगे कि कैसे अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जाकर आचार संहिता से पहले सरकार और संगठन के लिए लगा दी है साह संहिता। और साथ ही बात होगी ममता बनर्जी कैसे सोनिया गांधी की जगह लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं, और राहुल गांधी किस तरीके से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भरोसा करें, आप भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जो सत्ताधारी दल है यानी बीजेपी, उसके लिए चुनौती स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सत्ता में है, सवाल उनसे किए जाएंगे। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो आप तो क्या खुद योगी आदित्यनाथ कहेंगे और उनकी टीम कहेगी अपराधियों और माफियाओं का खात्मा करना। तो आपको हम बता दें, राज की बात इसी से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ अपने विधायकों की भी वो बलि लेने जा रहे हैं। बुलडोजर के प्रहार से जमींदोज होती इमारतें, धूल में तब्दील होती आलीशान बिल्डिंगें, योगी सरकार के सख्त प्रशासन की मानक तस्वीरें पूरे देश के सामने बन चुकी हैं। माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यूपी मॉडल पूरे देश में चर्चित हो चुका है। जिन्हें सत्ता के गलियारे जन्नत सरीखे लगते थे, उन्हें योगी आदित्यनाथ की सख्ती ने जेल को सबसे महफूज ठिकाना समझने पर मजबूर कर दिया। चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए, चाहे अतीक अहमद की बात हो, खास तौर से सांप्रदायिक ध्रुवीकृत करने वाले अपराधियों और सफेद पोशों की एक लंबी फहरिस्त यूपी में तैयार हो चुकी है, जो पाप की कमाई से धन्ना सेठ जरूर बने, लेकिन उनके हालत रंग सरीखे हो गए हैं। जेल में कैद इन माफिया को अब भी सलाखों से राहत मिलेगी तो शायद उन्हें बाहर छत भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। ये तो रही बात योगी आदित्यनाथ के एंटी माफिया और बाहुबली ऑपरेशन की, जिससे उनकी छवि फिल्मी हीरो की तरह जनता के बीच बन चुकी है। इसका व्यापक असर भी चुनाव पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। शुक्रवार को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपराधियों के खिलाफ योगी की सख्ती को ही पूरी ताकत से गिनाया। राज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और माफियाओं पर सीधा प्रहार करके योगी आदित्यनाथ ने उनको तबाह करने की कोशिश तो की है, लेकिन उनकी जड़ें या शाखाएं इस तरीके से सिस्टम में जम चुकी हैं कि उनका सफाया पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। और अगर ये जड़ें बीजेपी और बीजेपी की सरकार के भीतर हों तो योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो उन्होंने पूरा आर्थिक और जो उनका पूरा सिस्टम जो नेटवर्क था वो तो ध्वस्त कर दिया है, लेकिन सफ़ेद पोशी की आड़ में जो गुर्गे घुस गए हैं विधायक बनकर या संगठन में, अब उन पर निगाहें हैं और उन्हीं पर अगला अटैक होने जा रहा है। राज की बात यह है कि बीजेपी ने अपने अहाते में छिपे ऐसे माफिया और बाहुबली परस्तों को चिन्हित कर लिया है, और पहली सर्जिकल स्ट्राइक इन पर ही होने जा रही है। बीजेपी सरकार और संगठन ने यह तय कर लिया है कि ऐसे लोगों को वैसे ही झटक दिया जाएगा जो हाल मुख्तार और अतीक का हो चुका है। राज की बात यह है कि बीजेपी का टिकट पाकर विधानसभा पहुंचे मुख्तार व अतीक जैसों के एजेंट को बाहर का रास्ता दिखाने पर भी सीएम योगी की सीधी नजर है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जीत की गारंटी हुआ करते थे, और आज के दौर में एंटी माफिया अभियान का ऐसा असर हुआ है कि चाह कर भी कोई दल इन्हें अपने से जोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, और बाहुबलियों को AIMIM जैसे दलों में शरणागत होना पड़ रहा है। तो राज की बात यह है कि जिन लोगों ने बाहुबलियों या माफियाओं की मदद से बीजेपी संगठन और सरकार में पैठ बना ली है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और ऐसे लोग जो विधायक बनकर माननीय का तमगा पा चुके हैं उनका टिकट काटा जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इसके संकेत वो पहले ही दे चुके हैं, एक माफिया डॉन के बेहद करीबी विधायक को किसी दूसरे मसले में जेल भेजकर। तो मतलब सफाई आगे चलती रहेगी। इरादा सिर्फ ऐसे लोगों को अपने दल से बाहर करने का नहीं,
बल्कि उन दलों को भी चुनाव प्रचार के दौरान निशाने पर लेने का है जो अपराधियों या अपराधियों के गुर्गों को अपना प्रत्याशी बनाएंगे। मतलब साफ है कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर और गृह मंत्री की तारीफ तो अपराध के दमन का चैप्टर 1 था। अब बारी उन लोगों की है जो अपराध की सीढ़ी पर सवार होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सियासत या सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और लोकतंत्र को घुन की तरह खाने लगते हैं। सियासत के इन्हीं बनते और बिगड़ते समीकरणों के बीच में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने दीर्घकालीन रणनीति पर फोकस कर लिया है, जिसमें सफाई अभियान जारी रहेगा। मतलब छवि तो बेहतर होगी, साथ ही शायद राजनीति की भी कुछ भलाई हो जाए और सफाई। उत्तर प्रदेश समेत 5 अन्य राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने हैं शुरुआत में ही, वहां पर चुनाव आयोग की आचार संहिता लगेगी ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से ही एक किस्म की आचार संहिता लग गई है। चौंकिया नहीं, इस आचार संहिता का नाम है अमित शाह। राज की बात यह है कि शुक्रवार को जब अमित शाह वहां पर पहुंचे, उसके बाद जब उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उसके बाद कुछ नियम और कुछ कायदे समझा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, जिनका अनुपालन सरकार और संगठन सबको करना हो। राज की बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन से जुड़े फैसलों से लेकर टिकटों के वितरण तक की पूरी कार्ययोजना शाह संहिता के तहत होगी। 2014 में बतौर यूपी के प्रभारी और 2017 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत से यूपी में चमत्कारिक जीत के शिल्पकार रहे शाह खुलकर यूपी के मैदान में। जम्मू कश्मीर में जहां वह गृह मंत्री के तौर पर बेहद संवेदनशील अवतार में नजर आए थे, लेकिन दिल्ली की सत्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाले लखनऊ पहुंचते ही वो अपनी चिरपरिचित हिंदुत्व और सख्त प्रशासन में पगी राजनीतिक शख्सियत के रूप में उभर कर आ गए। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, ये सब तो हमने देखा है। लेकिन ठहरिए जनाब, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल या स्वतंत्र देव सिंह जैसे तमाम पदाधिकारियों से बात कर ली और उनको कुछ गुर सिखा दिए। यहाँ राज की बात नहीं है, राज की बात इसके आगे है। क्योंकि अमित शाह वहाँ से लौटे हैं तो जो शाह संहिता मैं शुरू में कह रहा था, उसकी ड्राफ्टिंग करके लौटे हैं। और आपको बता दें, असली राज की बात छिपी हुई है, जो 1-on-1 यानी अकेले तमाम नेताओं से जो गुफ्तगू की गई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब होगा उत्तर प्रदेश में। करीब 1 दर्जन नेताओं से अमित शाह अकेले मिले। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार शाम को पार्टी कार्यालय पर पहले पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक हाल ही में यूपी चुनाव के मद्देनजर नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी और क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ वाली बैठक रही। वैसे इस बैठक की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसमें यूपी में अमित शाह के सबसे करीबी और विश्वस्त कहे जाने वाले महामंत्री संगठन सुनील बंसल कुर्सी पर एक कोने में बैठे नजर आए। संगठन में बंसल पूरी तरीके से करता धरता हैं और शाह के सबसे विश्वस्त भी। मगर इस तस्वीर में दिख रहा है कि सीएम योगी, अध्यक्ष स्वतंत्र देव और प्रभारियों से शाह बातचीत कर रहे हैं और बंसल चुपचाप पीछे बैठे हैं। हालांकि इसका ये कतई मतलब मत निकाल लीजिएगा कि बंसल अप्रासंगिक हो गए हैं। दरअसल शाह का ये अपना अंदाज है। उनको ऐसा लगता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष हैं, तो उनको ही फैसलों के केंद्र में दिखना चाहिए। और सच्चाई ये भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बड़ा फैक्टर हैं। ऐसे में उनकी राय और उनके मशवरे के बगैर तो पार्टी आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन जो असली बात छिपी हुई है राज की, इसके पीछे कि कैसे सुनील बंसल
से पहले ही जो बातचीत हो चुकी थी उसके आधार पर इन दोनों से उन्होंने अपनी बात की और उसी होमवर्क के आधार पर अपनी राय दी या आप कह सकते हैं निर्देश दी। अब राज्य की अहम बात कि जिन 1 दर्जन लोगों से शाह ने अलग अलग बात की वो कौन है। शाह ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी और आशुतोष टंडन के अलावा नरेश अग्रवाल, संजय निषाद और रमापति राम त्रिपाठी जैसे नेताओं से एकांत में चर्चा की। इसके बाद संगठन मंत्री सुनील बंसल से फिर अलग बात हुई। यूपी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह समेत अन्य सह प्रभारियों से भी इन मुलाकातों के बाद हल्की फुल्की चर्चा की। राज की बात यह है कि शाह ने अलग अलग सभी नेताओं से बातचीत जब की तो यह भी ध्यान रखा कि उत्तर प्रदेश के वो किस क्षेत्र से आते हैं, यानी पूर्वांचल से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक के नेताओं से उन्होंने सरकार और संगठन के कामकाज का फीडबैक लिया और साथ ही उनसे सवाल पूछा कि पार्टी या सरकार के सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या हैं और साथ ही ये भी पूछा कि कमियां कहां हैं और अगले 3 महीनों में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे सरकार और संगठन की छवि बेहतर हो सके। लेकिन राज की सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ी है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात और चल रही है कि ब्राह्मण वोट कहीं थोड़ा बहुत छिटक तो नहीं जाएगा। इसको लेकर भी उन्होंने ब्राह्मण नेताओं से चर्चा की। वहीं इस बैठक में कुछ लोगों ने एक बार फिर अधिकारियों के हावी होने की बात केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी। ज्यादातर लोगों का कहना था कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मंत्रियों की अनदेखी तक करते हैं, लेकिन जनता के बीच सरकार को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को नुकसान सिर्फ नौकरशाही के बेलगाम होने से ही हो सकता है, बाकी सब तो नियंत्रण में है। राज की बात यह है कि इस मुद्दे को शाह ने काफ़ी गंभीरता से लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये शिकायत निरंतर चली आ रही है। शाह के दौरे से उपजी एक और राज की बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ का विधानसभा चुनाव हमेशा भविष्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कोई गुजराती होगा इस मुद्दे पर होता था। गुजरात का यही मॉडल अब यूपी में लागू हो गया है। मतलब 2022 का चुनाव जितना यूपी में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनना है। शाह की एक बात बेहद अहम है जिसको राजनीति के जानकारों ने न सिर्फ पकड़ लिया है बल्कि उसका मंतव्य भी समझ चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विजय के लिए कम से कम 300 सीटों का आंकड़ा फिक्स कर दिया है। मतलब जिस राज्य में 202 सीटों पर सरकार बन सकती है, मौजूदा निजाम के लिए 300 सीटों का आंकड़ा बता दिया गया है। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी जिस राज्य से चुनकर आते हैं उसकी कमान तो रहेगी शाह के पास, साथ ही 2019 में जो लैंडमार्क था चुनावों को लेकर, जो विधानसभा सीटों का आंकड़ा था, उसी को टारगेट बनाया गया है। मतलब इस आंकड़े पर बहुत कुछ तय होने वाला है। देश में इन दिनों सियासत का मिजाज कुछ बदला सा हुआ है। 2014 और 2019 में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद अब 2024 से पहले विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो रहा है और 2024 में किसी भी तरीके से ये जो जीत हार का चक्र है इसको पलटने की कवायद तेजी पर है। और बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता तो अनिवार्य शर्त है, लेकिन राज की बात इसी पर है कि कैसे खुद को प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प बनाने के लिए बिसात बिछाई जा रही है। 23-26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है। मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तय है कि अगर विपक्षी एकता रंग लाती है तो पीएम पद पाने की लालसा बहुतों में बलवती है। विपक्ष में सबसे ज्यादा सीट उसके लड़ने और जीतने के लिहाज से कांग्रेस अपने आप गैर बीजेपी मोर्चे के केंद्र में खड़ी दिखाई पड़ती है। मगर राज की बात
कांग्रेस के साथ रहते हुए भी कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस की 2 हरी पत्तियों को बरगद बनाने का काम शुरू कर दिया है, ये देखना खासा दिलचस्प है। सियासत में अंगणित एक सच्चाई है और इसे समझते हुए ही एनसीपी सुप्रीमो और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी पीएम मोदी के मुकाबिल वही चेहरा विपक्ष से संयुक्त दलों का उम्मीदवार हो सकता है। तो राज की बात यही छिपी हुई है कि कैसे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फूंक फूंक कर पीएम पद की दावेदारी के लिए कदम रखना शुरू कर दिया है। तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़, छोटे राज्यों पर फोकस और दीर्घकालिक रणनीति ने कांग्रेस के लिए भी कुछ मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। नंबर गेम पर जाएं तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। अगर विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है तो ममता को इन 42 सीटों से आगे बढ़ना होगा। दरअसल ममता बनर्जी अच्छे से जानती हैं कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्यों में एकदम से पैर जमा लेना आसान नहीं। लिहाजा उन्होंने छोटे राज्यों पर फोकस किया। एक तरफ जहां ममता बनर्जी पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय हो रही हैं, वहीं गोवा में तो उन्होंने इतना व्यापक अभियान छेड़ा है कि तृणमूल कांग्रेस की उपस्थिति गोवा की हर सड़क और गली मोहल्ले तक दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने गोवा को जीतने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फ्लेरो को ही तोड़ लिया। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गई जमीन लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परिणाम देने वाली हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर 25 सीटें सज जाती हैं तो बंगाल को मिलाकर ये आंकड़ा 67 सीटों तक पहुंच जाता है। विपक्ष के नेता के तौर पर यह संख्या एक मजबूत दावेदारी के लिए काफी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चेबंदी के लिए सीटें, सहयोगी और अन्य राज्यों में भी पैर पसारना जरूरी है। ममता केवल नंबर गेम पर ही ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि उन सभी संभावनाओं को एकजुट करके अपना आगे का रास्ता बना रही हैं, जिससे वो रायसीना हिल्स के रास्ते पर पहुंच सकें। मसलन एनडीए की कमजोरियों पर भी फोकस किया जा रहा है। क्षेत्रीय दलों को तो साधने की कोशिश की जा रही है। बात रही एनडीए की कमजोरियों की, तो उदाहरण के तौर पे जिस तरीके से बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, उसके बीच में भी पैठ बनाने की कोशिशें तेज है। दरअसल बिहार को लेकर ममता बनर्जी के दोनों हाथ में ही लड्डू नजर आते हैं। एक ओर जहां नीतीश कुमार से उनके बेहतर संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल भी उनका समर्थक है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजद ने खुलकर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था। ऐसे में अगर जेडीयू तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं भी आता है तो उसके पास राष्ट्रीय जनता दल का विकल्प हमेशा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के बड़े चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी को जोड़कर ममता तृणमूल के खेमे में ले आई हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी झारखंड में भी है और यहाँ पर बांग्ला बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद ममता के सियासी सपनों को बल दे रही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी दक्षिण में टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। लक्ष्य हर जगह उपस्थित दर्ज करा अपनी सीटें बढ़ाने और राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने का है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भी ममता बनर्जी के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अगर इन क्षेत्रीय दलों के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का किसी भी तरह का गठबंधन होता है तो ममता की सीटों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। ये तो रही क्षेत्रीय दलों पर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निशाने की बात, लेकिन एक और फैक्टर है जो उनकी उम्मीदों या हसरतों को ज़्यादा संभावनाएं दे रहा है। प्रशांत किशोर यानी पीके, जो कांग्रेस में जाने की हसरत लगाए बैठे थे, वहाँ लगभग रास्ते बंद होते दिखाई पड़ रहे हैं। और ये आपको पता ही है कि ममता बनर्जी की तूफानी जीत में पीके का बड़ा योगदान था। तो पीके जैसा रणनीतिकार जब उनके साथ पूरी तरीके से आ गया हो तो उनकी जो हसरतें हैं ज़्यादा हिलोरे मार रही हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। राज की बात यह भी है कि इस पूरी कवायद के बीच
ममता इस बात का पूरा ख्याल रख रही हैं कि ना तो किसी कदम से उनकी कांग्रेस से बिगड़े और ना ही किसी अन्य सहयोगी दल से, बल्कि ममता बनर्जी इस कोशिश में भी हैं कि अपनी पार्टी की जमीन मजबूत करने के साथ ही साथ जहां तक हो सहयोगी दलों को भी मजबूत करने में योगदान दिया जाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी पहले ही समाजवादी पार्टी के समर्थन में रैली करने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब सपा सांसद जया भादुड़ी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया था। ऐसे में सपा के सहयोग और गठबंधन से अगर तृणमूल कांग्रेस अपने 1 या 2 सांसद जिताने में कामयाब रहती है तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। ये चर्चा पहले से ही गर्म है कि किसान आंदोलन के नेता टिकैत तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे अतीत में मथुरा से तृणमूल के प्रत्याशी विधायक बन चुके हैं। मतलब ये कि छोटे राज्यों में पूरी ताकत झोंक कर और कुछ गठबंधन करके वो अपनी हैसियत बढ़ाने में लगी हैं, तो वहीं एन केन प्रकारण यूपी या ऐसे बड़े राज्यों में कुछ हाथ सीटों पर उनका फोकस है। यदि ममता की ये रणनीति कामयाब होती है तो यकीन मानकर चलिए कि क्षेत्रीय दलों का रुतबा और बढ़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी विरोधी न्यूक्लियस में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर विपक्षी एकता की बात आएगी तो पीएम का पद कांग्रेस के पास ही जाएगा। लेकिन ममता इस मिथक को तोड़कर और इस अंगगणित को बदलकर धीरे धीरे रायसीना हिल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। सियासत के कुछ अलिखित और अमिट सिद्धांत हैं। आप किसी भी वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़े हों और राजनीतिक दल के साथ में हों, और अगर उसकी कोई रीति और नीति है तो उसी को आपको आगे बढ़ाना होगा। उससे आप असहमत हो सकते हैं, बड़े नेता की बात को आप नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन पार्टी के फोरम पर डिस्कशन जरूरी है। अगर एक बार लाइन तय हो गई तो उसके बाद आपको वही आगे बढ़ानी होगी। तो इसी मजबूरी या विवशता में छिपी है राज की बात और राहुल गांधी का दर्द। चाहे नोटबंदी का मुद्दा रहा हो या भारत चीन तनाव का मसला या फिर तीनों किसान कानूनों पर राहुल का स्टैंड, सब पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया क्योंकि राहुल सबसे ज्यादा मुखर थे। इनमें से विदेश नीति से जुड़े कई मसलों पर पार्टी के भीतर राहुल के रुख पर सहमति नहीं थी, मगर कहे कौन, लिहाजा राहुल कह रहे हैं इसलिए मीडिया के सामने तो तमाम नेता वही लाइन लिए रहे, लेकिन अंदर खाने वे राहुल के राजनीतिक फैसले और उठाए गए मुद्दों से सहमत नहीं थे। ऑफ द रिकॉर्ड में वे तमाम मुद्दों को गैर जरूरी बताते रहे। ये तो आपको पता ही है कि लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है, लिहाजा जो तंत्र है उसमें उनके लोग हैं, और 10 साल जब संपर्क की सरकार रही उस समय राहुल गांधी अहम भूमिका में थे और उस दौरान उन्होंने अपना एक समानांतर नेटवर्क भी स्थापित कर लिया है। तो राज की बात यह है कि तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, उनकी पार्टी के लोगों ने ही उस पर अविश्वास जताया, अंदर खाने, निजी चर्चाओं में कहा ये गलत लाइन है। ये बातें राहुल गांधी तक पहुंची तो अब राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के तमाम विंग्स के हेड को और लोगों को बुलाकर उनसे विमर्श शुरू किया है और उनसे साफ साफ कहा है कि अगर उनके पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे उनके पास जानकारी आ जाती है तो मुझे गलत साबित करें, वरना जो कहा जा रहा है उसमें यकीन करके ही आगे बढ़ें। अविश्वास करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो बात जनता तक उस शिद्दत के साथ नहीं पहुंच पाती। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।